पेज नंबर 63 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम पेज नंबर 64 पे आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या दिया है, क्षीरत्रय के बारे में दिया है। क्षीरत्रय के बारे में दिया है। तो रसतरंगिणी ने अलग माना है, आचार्य चरक ने अलग माना है। रसतरंगिणी कहते हैं अर्क, वट और स्नोही जो है वो क्षीरत्रय में आते हैं। लेकिन आचार्य चरक ने हम क्या कहा है, हमने चरक सूत्र 1 में पढ़ा है। ठीक, चरक सूत्र 1 में पढ़ा है अर्क, अश्मंतक, स्नोही, ये हमने क्षेत्रय में पढ़ा है। ठीक, नेक्स्ट देखो, अश्मंतक को इन्होंने क्या किया है, रिप्लेस किया है वट से। ठीक, पर्याय रत्नमाला और द्रव्य गुण रत्नमाला के लेखक कौन है, माधवकर हैं। ठीक है, पर्याय रत्नमाला और द्रव्य गुण रत्नमाला के लेखक हैं माधवकर। ओनली गुण रत्नमाला जो है, गुण रत्नमाला, ठीक, द्रव्य गुण रत्नमाला नहीं, गुण रत्नमाला के लेखक हैं भाव मिश्र। तो आपने ध्यान से ये क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट देखो, जनपद ध्वंस के लिए क्या क्या टर्म्स आई है। जनपद ध्वंस आचार्य चरक ने कहा है, मरक आचार्य सुश्रुत ने कहा है, जनमार्ग कौन कहते हैं, आचार्य भील कहते हैं। आचार्य सुश्रुत का हम पढ़ के आए हैं सूत्र स्थान में। नेक्स्ट देखो, प्रधान इंद्रिय क्या कहते, प्रधान इंद्रिय किसे कहते हैं, चक्षु इंद्रिय को प्रधान कहते हैं। हम इससे ब्यूटीफुल कलर्स देख सकते हैं, ठीक है, ब्यूटीफुल लोगों को देख सकते हैं। तो चक्षु इंद्रिय क्या है, प्रधान इंद्रिय है। लेकिन व्यापक इंद्रिय क्या है, पूरी बॉडी में जो फैली हुई है, चक्षु को भी आप टच कर सकते हो, तो है ना। स्पर्श इंद्रिय क्या है, व्यापक है। ठीक, व्यापक है, व्यापक इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय है। प्रधान इंद्रिय चक्षु इंद्रिय है। नेक्स्ट, अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। जब संग्रह की बात आती है तो क्या है, मन, मन का अर्थ, बुद्धि और आत्मा है, ये 4 हैं टोटल। ठीक है, अध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह। और अगर आध्यात्म द्रव्य ओनली पूछते हैं, आध्यात्म द्रव्य ओनली पूछते हैं तो मन और आत्मा है। ठीक है, 2 ही हैं। अगर संग्रह की बात आती है तो कितने हैं, 4 हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बस्ती की संख्या, कर्मकाल योग। तो कर्म का योग हमने याद किया था चरक का। कर्म जो है कितने, कर्म बस्ती कितनी होती है, 30 होती है, काल बस्ती 16 होती है, युग बस्ती 8 होती है। वाग्भट और काश्यप डिफरेंट मानते हैं काल बस्ती को। ठीक है, वहां पे वो क्या कहते हैं, 15 है। कितनी कहते हैं, 15 है। 5 उन्होंने, वाग्भट ने निरूप बस्ती मानी है, काश्यप 3 निरूप बस्ती मानते हैं। ठीक, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है काल मर्यादा, की कब क्या करवाना है। पहले आचार्य वाग्भट का दिया है, फिर आचार्य शारंगधर का दिया है। तो आचार्य वाग्भट कहते हैं प्रतिमाश नृत्य अगर आपको करवाना है तो 7 से 80 वर्ष के बीच में इसको दे सकते हो। धूमपान अगर करवाना है तो 18 साल के बाद, ठीक है, जब अडल्ट हो जाएगा उसके बाद ही धूमपान कराना है। कवल जो है कब से दे सकते हैं, 5 साल के ऊपर दे सकते हैं। ठीक है, 5 साल से बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो तब से ही ब्रश और कवल कराते हैं। ठीक, वमन विरेचन कब कराना है, 10 से 70 वर्ष के बीच में दे, इन्होंने कहा है। शारंगधर जी का पूछा जाता है, कवल और गंडूश 5 साल पे। ठीक है, कवल भी कराएंगे, गंडूश भी कराएंगे, साथ में 5 वर्ष से ऊपर देंगे। नस्य जो है वो 8 वर्ष से ऊपर देंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रतिमाश नस्य की बात की है, इन्होंने नॉर्मल नस्य के लिए कहा है, 8 वर्ष से ऊपर देंगे। विरेचन कब देते हैं, 16 साल की उम्र, 16 साल से ऊपर वाले को हम विरेचन देंगे। ठीक, स्त्री संग कब करवा सकते हैं, 20 वर्ष से ऊपर स्त्री संग योग्य है। धूमपान जो है वो 12 से 80 वर्ष तक दे है, 12 to 80 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कहा है अडल्ट होने पे यहाँ पे कहते हैं 12 से 80 साल तक धूमपान दे सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो, उपन्यास वेद को आचार्य चरक ने कहा निरग्नि श्वेत, आचार्य सुश्रुत ने कहा साग्नि श्वेत। चक्रपाणी ने दोनों ही टाइप्स बोल दिए, साग्नि भी निरग्नि भी। ठीक है, चक्रपाणी ने दोनों पर टीका लिखी है, राइट, तो उन्होंने दोनों को ही एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक, नेक्स्ट, न्याय चंद्रिका और बृहत पंजिका किसने लिखा है, गया दास ने लिखा है, सुश्रुत संहिता पर लिखा है। ये कैसे याद करेंगे, बड़े पंजे किसके हैं, गाय के, बड़े पंजे किसके हैं, गाय के। एक लघु पंजिका भी है, आप याद करो किसने लिखा है उसको, लघु पंजिका को किसने लिखा है। ठीक है, तो छोटे पंजे किसके हो जाएंगे, वो आप याद कर लो। बड़े पंजे किसके हैं, गाय के हैं। ठीक है, बृहत पंजिका और न्याय चंद्रिका गयादास कृत है। पदार्थ चंद्रिका चंद्र नंदन कृत है। अष्टांग हृदय पर यह है पदार्थ चंद्रिका। चरक चंद्रिका चरक पे ये होगी, ये भी गयादास ने लिखी है। ठीक है, आगे त्रिफला का सेवन है। त्रिफला का सेवन भोजन के पहले, भोजन के पश्चात क्या करना है, अन्न के जीर्ण होने पे क्या करना है। तो इसको डिवाइड किया है, पहले विभिद की लेने को कहा है आचार्य चरक ने, फिर आम्ल की, फिर हरित की लेने को कहा है। तो वाह करके याद कर लेंगे। ठीक है, वहां पे काउंटिंग भी बताइए 2 4 1। तो वाह करके क्या जाएगा, विभीतक पहले, भोजन के पश्चात क्या लेंगे, आमलक, और जब खाना पच जाएगा तो हरित की लेंगे। ठीक है, भेल का जो सीक्वेंस है दैट इज डिफरेंट, वो क्या कहते हैं AHV। ठीक है, पहले आमलक ले लो, फिर हरित की लो, फिर विभीतक वो लेने के लिए कहते हैं। ठीक है, वाह करके हम आचार्य चरक का सीक्वेंस याद करेंगे त्रिफला के सेवन का।
नेक्स्ट हमारे पास विपाक का सर्वप्रथम लक्षण किसने कहा है? वाग्भट ने बताया है, अष्टांग हृदय ने बताया है, जाठरेण अग्नि नाम योगात यदुदेति रसांतरम रसानाम परिणामन्ते सविपाकिति स्मृता, ये उन्होंने कहा है। ठीक है, जो भी एंड रिजल्ट हमारे रस का जो एंड रिजल्ट बनता है वो क्या है? वो विपाक है। जो जठर अग्नि से पाक होकर रस का जो एंड रिजल्ट बनता है, ठीक है, वो विपाक है। ये यहाँ पे कहते हैं। तो ये वाग्भट ने सबसे पहले बताया। तो आगे वाले जो पॉइंट्स हैं वो सारे फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। व्यवहारी द्रव्यों में केवल भूताग्नि का पाक होता है। ठीक है, यकृत में क्या होता है? भूताग्नि और धात्वाग्नि, ये दोनों का अधिष्ठान है यकृत। ठीक, तो भूताग्नि और धात्वाग्नि दोनों का अधिष्ठान कौन है? यकृत है। आहार द्रव्यों में विशेष रूप से धात्वाग्नि काम करती है। ठीक है, औषध द्रव्यों में विशेषतः भूताग्नि व्यापार द्वारा कार्य होता है। तो आहार द्रव्यों में क्या है? हमारे धातु उत्तरोत्तर रस बनेगा, रक्त बनेगा, उत्तरोत्तर धातु क्या होंगे? पुष्ट होंगे। तो वहां पे धातु अग्नि काम करेगी। ठीक है, औषध द्रव्यों में हमें क्या चाहिए होता है? फास्ट एक्शन चाहिए होता है, वहां पे भूताग्नि से काम होता है। आचार्य चरक ने जब ग्रहणीय अध्याय बोला तो वहां पे प्रपाक शब्द जो है दिया है। चक्रपाणी ने रात्रि में गर्म दधी का सेवन निषिद्ध किया है। ठीक है, कैसी दधी का सेवन निषिद्ध किया है? गर्म दधी का। वाग्भट ने मूत्र वेग अवरोध से क्या कहते हैं? वो अंग भंग कहते हैं। ये वेग अवरोध वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया है। और अश्रु का वेग अवरोध जब करते हैं तो क्या होता है? गुल्म यहाँ पे होता है। साधारण काल में प्राय मिथ्या योग ही होता है। ठीक, साधारण काल में क्या होगा? मिथ्या योग ही होगा और अति योग अयोग नहीं होगा, क्योंकि साधारण काल है वो। कुष्ठ को कर्मज रोग भी कहा है। ठीक है, कर्म की वजह से भी होता है। प्राणाचार्य के गुण कितने बताए हैं? 5 गुण प्राणाचार्य के बताए हैं। परत्व अपरत्व गुण किसमें नहीं होता? आकाश में नहीं होता। मर्श नस्य का प्रमाण यहाँ पे बताया है। कितना कितना बताया है? उत्तम प्रमाण मर्श नस्य का कितना है? 10 बिंदु है। मध्यम प्रमाण 8 बिंदु है और कनिष्ठ प्रमाण 6 बिंदु है। किसका? मर्श नस्य का। ठीक है, 10, 8, 6 बिंदु। अब यहाँ पे कुछ व्याधियां दी हैं, उसमें कौन कौन से कर्म जो है वो वर्जित है, नहीं कराने हैं, वो यहाँ पे बता रखा है। अपतंत्रक में निषेध क्या कहा है? अपतंत्रक में निषेध क्या कहा है? अपतर्पण, वमन, आस्थापन, अनुवासन। ठीक है, ये सारे कर्म क्या है? निषेध बताए हैं। अब बाहुक में निषेध क्या बताया है? रक्त मोक्षण को निषेध बताया है। छिद्रोदर में, प्रमेह पीड़िका में, प्रमेह में स्वेदन को निषेध बताया है। ठीक है, किसको निषेध बताया है? स्वेदन को निषेध बताया है। वैसे ही इसमें बहुद्रव्य विश्लेषण होता है। ठीक, नेक्स्ट देखो, उदर रोग में क्या निषेध बताया है? वमन और अनुवासन इसमें नहीं कराएंगे। छिद्रोदर में स्वेदन नहीं कराएंगे। ठीक है, तो छिद्रोदर प्रमेह पीड़िका और प्रमेह में स्वेदन नहीं कराएंगे। क्षय अगर शिरो रोग है, देखो पहले ही उसको क्षय है तो उसको हम क्या नहीं कराएंगे? पंचक्रम नहीं कराएंगे, क्योंकि क्षय उसको पहले है। क्षय की कंडीशन में हम नहीं कराएंगे। तो नस्य, वमन, स्वेदन, धूमपान, रक्तमोक्षण, ये कुछ भी हम नहीं कराते हैं। ठीक, तो अपतंत्रक में क्या निषेध है? अपतर्पण, वमन, आस्थापन, अनुवासन कर्म, ये सारे निषेध कहे हैं। अब बाहुक में रक्तमोक्षण नहीं कराना है। नेक्स्ट देखो, अश्मरी, भगंदर, इन दोनों कंडीशन में शस्त्र कर्म के पश्चात 1 वर्ष तक स्त्री सेवन करना निषेध कहा है आचार्य सुश्रुत ने। नवायस लौ के घटक हमने शॉर्ट्स में भी देखे हैं। त्रिफला है, त्रिकटु है, त्रिमद है। त्रिमद क्या है हमारा? विडंग, चित्रक, नागरमुथा, और लौह इसमें पड़ा है। ठीक, नेक्स्ट सुश्रुत ने सम्यक स्निग्ध के लक्षणों में क्या कहा है? ग्लानि का होना, और अति स्निग्ध के लक्षणों में प्रवाहिका और गुददाह का होना क्या कहा है? एक्स्ट्रा कहा है आचार्य चरक से। ठीक है, क्या क्या? ग्लानि किसमें? सम्यक स्निग्ध के लक्षणों में, और प्रवाहिका और गुददाह किसमें होगा? अति योग में होगा। ठीक, नेक्स्ट देखो, विशेष परिस्थितियों के अनुसार स्वेदन यहाँ पे बताया है। कफ नाशनार्थ अगर हम स्वेदन कराते हैं तो उसमें हम कौन सा स्वेद कराएंगे? ताप और उष्म स्वेद कराएंगे। ठीक है, वो ज्यादातर हितकर हमारे लिए रहेंगे, ताप और उष्म स्वेद। वात नाशन अगर करना है तो वहां पे हम उपनाह स्वेद देंगे। ठीक है, कफ या वात के साथ पित्त भी आ गया है तो यहाँ पे द्रव से स्वेद हितकर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप इसको देखेंगे, ये पूछा गया पहले। कफ और वात के साथ अगर पित्त का अनुबंध है तो द्रव स्वेद कराना है। वायु के कफ और मेद से युक्त होने पर क्या कराएंगे? नीराग्नि स्वेद कराएंगे। वायु के कफ और मेद से युक्त होने पर नीराग्नि स्वेद कराएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखो, पूर्व में स्वेदन योग्य परिस्थितियां किस किस कंडीशन में हम पहले स्वेदन कराएंगे? नस्य में, बस्ती में, शोधनीय पुरुष हैं वहां पे हम पहले स्वेदन कराते हैं। पश्चात में स्वेदन बाद में स्वेदन कराएंगे। ये मूढ़ गर्भा में हम बाद में स्वेदन कराएंगे। ठीक है, सामान्य प्रसव की कंडीशन में हम बाद में स्वेदन कराएंगे। ब्लड सप्लाई वहां पे बढ़ जाएगी। ठीक है, पूर्व और पश्चात स्वेदन योग्य
पूर्व पहले भी स्वेदन कराना है और पश्चात में भी स्वेदन कराना है। कौन सी कंडीशन है ये? अश्मरी में, अर्श में और भगंतर में, अश्मरी भगंतर में पूर्व पश्चात दोनों कंडीशन में स्वेदन कराते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? सम्यक स्नेहन के एक दिन पश्चात क्या कराएंगे? वमन कराएंगे और 3 दिन पश्चात विरेचन दिया जाता है। तो ये हमारा कॉमन बृहत्तरी में दिया है कि सम्यक स्नेहन हो गया, एक दिन बाद क्या करा दो? वमन करा दो। ठीक है, कफ कफ उत्क्लिष्ट करने वाला अन्न खिला के रात्रि में, और 3 दिन के पश्चात क्या कराते हैं? विरेचन कराते हैं। जब काश्यप बात करते हैं तो वो कहते हैं सम्यक स्नेहन की 3 दिन बाद वमन कराओ और 4 दिन बाद विरेचन कराओ। ठीक है, ये हम काश्यप में पढ़ेंगे। ये हमारी पेज नंबर 64-65 हैं। ऑलमोस्ट इसमें फैक्ट्स दिए हैं, कुछ चीजें जो कंपेयर की हुई हैं क्षीरत्रय के बारे में, जैसे कि चरकार कश्मंतक स्नूही है, दस्तरंगिनी का अर्कवट स्नूही है। ठीक है, इसको एक बार देख के आपको याद हो जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ याद करने वाला नहीं है। प्रधान इंद्रिय हमारी चक्षु इंद्रिय है, व्यापक इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय है। सारे फैक्ट्स ऐसे तो आपको याद ही होंगे, बट थोड़ा थोड़ा एक बार आप इसको देख लीजिए। चक्रपाणि ने सग्नि और निरग्नि दोनों उपनाश्वेद माने हैं। ठीक है, न्याय चंद्रिका बृहत पंजिका किसकी? गयादास की। पदार्थ चंद्रिका चंद्र नंदन कृत है। चरक चंद्रिका गयादास कृत है। तो ये हिस्ट्री वाला पार्ट आ गया। भोजन त्रिफला का सेवन कैसे बताया आचार्य चरक ने? वाह करके बताया। ठीक है, वाह करके बताया, भोजन से पहले, भोजन के बाद और खाना जीर्ण होने पर। और भेल जब बात करते हैं तो क्या कहते हैं? AHB। ठीक है, AHB। ठीक है, पहले आम्ल की, फिर हरित की, फिर विभेदक, जीर्ण होने पर विभेदक। विपाक सबसे पहले आचार्य वाग्भट ने बताया है। यकृत में दोनों अग्नियां हैं। ठीक है, भूताग्नि भी और धात्वाग्नि भी, दोनों का अधिष्ठान यकृत है। गृहिणी में प्रपाक शब्द का प्रपाक टर्म आई है। और क्या है हमारा मूत्रावरोध में? अंग भंग आचार्य वाग्भट कहते हैं। अश्ववेग अवरोध में गुल्म की उपस्थिति वो मानते हैं, उत्पत्ति मानते हैं। साधारण काल में मिथ्या युग होता है, कुष्ठ कर्मज रोग है, ये हम जानते हैं। ठीक है, मर्श नस्य का प्रमाण बताया है, उत्तम 10 बूंद, मध्यम 8 बूंद, कनिष्ठ 6 बूंद। बाकी कौन कौन सी व्याधियों में क्या क्या वर्जित है ये हमने देखा। प्रमेह में स्वेदन नहीं कराते हैं। ठीक है, नवायस लौ के घटक हम पहले भी देख कर आए हैं। क्या एक्स्ट्रा माना है आचार्य सुश्रुत ने? सम्यक स्निग्ध में ग्लानि एक्स्ट्रा माना है, अतिस्निग्ध में प्रवाहिका और गुददाह एक्स्ट्रा माना है। कफ नाशन के लिए ताप स्वेद उष्ण स्वेद किया जाता है, वात नाशन के लिए उपनाह स्वेद। कफ और वात के साथ पित्त अगर अनुबंधित है तो द्रव स्वेद करते हैं, और वायु के कफ और मेद से युक्त अगर ये है तो निराग्नि स्वेद यहाँ पे करेंगे। ठीक है, निराग्नि स्वेद यहाँ पे करेंगे। ठीक, तो ये सब चीजें रही, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट पेजेस में भी हमारे पास फैक्ट्स ही ज्यादा हैं। ठीक है, इनको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए।